जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं नर्वस सिस्टम से बनने वाले प्रश्नों को जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद जितने भी प्रश्न इस रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं नर्वस सिस्टम से, उन सभी को देखेंगे। नर्वस सिस्टम जीव लगातार अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जीवित रहने के लिए परिवर्तनों में प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। गर्मी लगने पर पसीना आता है, शरीर ठंडा रहता है, अंधेरे में पुतलियाँ फैलती हैं, दृष्टि में सुधार होता है। नियंत्रण और समन्वय की बात करें तो मानव में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ऐसे ही पादप में पौधों के हार्मोन कार्य करते हैं। रिसेप्टर्स की बात करें तो एक विशेष प्रकार की तंत्रिका होती है जो पर्यावरण में परिवर्तन या उत्तेजनाओं का पता लगाती है। तो रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? एक विशेष प्रकार की तंत्रिका है जो पर्यावरण में परिवर्तन या उत्तेजनाओं का पता लगाती है। प्रकार कौन से हैं, उत्तेजनाएं कौन सी हैं और स्थान क्या है? जो फोटो रिसेप्टर्स प्रकार है, इसमें उत्तेजना प्रकाश के प्रति होती है। स्थान आँख की रेटिना में। जब हम कोई वस्तु देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो स्थान कहाँ होता है? आँख की रेटिना पर। ऐसे फोनो रिसेप्टर्स, तो ये फोनो रिसेप्टर्स का मतलब होता है ध्वनि। तो उत्तेजना जो ध्वनि के प्रति हो तो कान के भीतरी भाग में होती है। घ्राण संबंधी, तो ये गंध से संबंधित उत्तेजना हमारे नाक में होती है। स्वाद संबंधी उत्तेजना, तो ये स्वाद यानी जीभ में होती है। ताप संबंधी उत्तेजना, तापमान, तो ये त्वचा पर होता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा पसीना आना शुरू हो जाएगा, तापमान घटेगा तो ठंड का अनुभव होगा। बात करें दर्द, तो दर्द की उत्तेजना कहाँ होती है? त्वचा और अंग में होती है। बात करें घ्राणग्राही की अनुभूति में सहायक होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है टेक्नीशियन में कि घ्राणग्राही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? तो जो घ्राणग्राही हैं ये गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। बात करें मानव तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं? तो मानव तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जैसे मस्तिष्क और मेरुरज्जु, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। बात करें मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर का कितने प्रतिशत होता है? जो मस्तिष्क का वजन है ये हमारे शरीर का 2% होता है। पुरुषों में 1400 ग्राम और महिलाओं में 1300 ग्राम होता है। शिशुओं में अगर पूछे तो 400 से 500 ग्राम वजन मस्तिष्क का होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा 60% तक वसा पाई जाती है। आपके शरीर में 20% ऑक्सीजन एवं रक्त का उपयोग कौन करता है? तो हमारे जो शरीर में 20% ऑक्सीजन एवं रक्त का उपयोग मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क की झिल्ली को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मानव मस्तिष्क 3 मुख्य भागों से बना होता है। कौन कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जो है इसे हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। बात करें मस्तिष्क के भाग की, तो अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, इसका कार्य होता है सोचना एवं स्मृति। थैलेमस का काम होता है नाक, जीभ, गर्म ठंडे का पता लगाना। बात करें मध्य मस्तिष्क की, तो आँख एवं कान पर नियंत्रण होता है मध्य मस्तिष्क का। और पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, जैसे पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। बात करें थैलेमस की, थैलेमस का कार्य क्या है? नाक, जीभ, त्वचा, गर्म ठंडे का पता लगाना। प्रश्न आया था। और फिर है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो सोचने और स्मृति के लिए कार्य करता है। प्रश्न पूछे गए हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग विचारों का संग्रह करता है? तो मानव मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क है यानी सेरेब्रम,
ये विचारों का संग्रह करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सोचने वाला हिस्सा जो विभिन्न रिसेप्टर से संवेदी भागों तक जाता है, तो ये क्या है सोचने वाला हिस्सा? फिर से वही पूछा गया है। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। सोचने वाला हिस्सा भी कहाँ होता है? सेरेब्रम में। हिप्पोकैम्पस क्या है? तो ये समुद्री घोड़े जैसे आकार के कारण यह नाम दिया गया है। हार्ड डिस्क का काम करता है और ये हमारे दिमाग में स्थित होता है। बात करें हाइपोथैलेमस की, तो शरीर के तापमान पर नियंत्रण करता है। भूख, भावनाएं, संवेदनाएं, प्यास, डर, गुस्सा, मुस्कान, प्रेम, नफरत, शौक आदि हाइपोथैलेमस के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं। बात करें मस्तिष्क के कार्यों की, तो मस्तिष्क के कार्य संवेदी अंगों पर नियंत्रण, जैसे आँख, कान, यह दिमाग का सबसे छोटा भाग है। तो जो मध्य मस्तिष्क है ये दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है। इसका कार्य आँख और कान इसके संवेदी अंगों पर नियंत्रण करते हैं। बात करें पश्च मस्तिष्क की, जैसे अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, तो मांसपेशी, जीव का वृक्ष। मेडुला, तो अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे उदाहरण रक्तचाप, लार आना, तो इस पर नियंत्रण किसका होता है? मेडुला का। बात करें पोन्स की, तो संकेत शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं और शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य पोन्स का होता है। रेलवे की परीक्षाओं में बने विभिन्न प्रश्न में पूछा गया कौन सा भाग उल्टी को नियंत्रित करता है? तो उल्टी को नियंत्रित करने का कार्य पश्च मस्तिष्क में मेडुला के द्वारा किया जाता है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता और अंग विन्यास, निर्वहन तथा शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया शरीर की मुद्रा संतुलन बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया रक्तचाप, उल्टी सहित क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? जो रक्तचाप और उल्टी सहित क्रियाएं हैं ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अगला प्रश्न शरीर का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये शरीर में सांस लेने को नियंत्रित करता है। बात करें मस्तिष्क में पूंछ, यह अवरोही क्रम में 3 खंडों में बना होता है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। बात करें मेरु रज्जु की, तो मेरु रज्जु एक लंबी बेलनाकार संरचना है जो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से पीछे के निचले हिस्से तक फैली होती है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु एक लंबी बेलनाकार संरचना है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर पीठ के जो निचले हिस्से तक ये फैली होती है। मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, जैसे आग में हमारा हाथ पहुंचते ही हम हाथ को तुरंत पीछे खींच लेते हैं। बात करें प्रतिवर्ती चाप की, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वह मार्ग जिसके माध्यम से प्रतिवर्ती क्रिया घटित होती है। यह शरीर को बिना सोचे समझे शीघ्रता से और संचालित रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरु रज्जु, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी 2 भागों में बटी होती है, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो हम पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। परिधीय तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जो दिमाग और मेरु रज्जु के बाहर पाया जाता है। इसमें क्रेनियल तंत्रिका 2
पार्ट भाग लेते हैं जो क्रेनियल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं गर्दन के आसपास 12 जोड़ी होती हैं। स्पाइनल तंत्रिकाएं यानी मेरू रज्जु जो 31 जोड़ी होती हैं। रीढ़ की जो हड्डी होती है ये स्पाइनल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। बात करें न्यूरॉन की तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन के भाग डेंड्राइट यह जानकारी संदेश प्राप्त करता है। कोशिका काय प्राप्त जानकारी विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। अक्ष तंतु कोशिका के शरीर का सबसे लंबा तंतु है जिसे अक्ष तंतु कहते हैं। यह सेल बॉडी से विद्युत आवेग को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाता है। तो अक्ष तंतु का कार्य क्या है? एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट तक संकेत पहुंचाना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेत पहुंचाना। बात करें सिनेप्स क्या है तो यह एक न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की खाई है। यहाँ विद्युत संकेत को आगे संचरण करने के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है। तो सिनेप्स क्या है? तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की खाई है जहाँ विद्युत संकेतों को आगे बढ़ने के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है। नीचे दी गई कोशिका को पहचानें। ये प्रश्न अभी टेक्नीशियन में पूछा गया है जो दिसंबर में 2024 में पेपर हुए थे। प्रश्न में दिया गया था चित्र, इसमें पूछ रहा था कि नीचे दी गई कोशिका को पहचानें। तो इसमें न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न आया था न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो ये न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट भाग में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जिनमें पाया जाता है। जो रेनवियर के नोड्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं इसमें मायलिनीकृत एक्सोन पाया जाता है। बात करें भाग की, कौन सा भाग कौन सा कार्य करता है? जो सेल बॉडी है ये केंद्रक और साइटोप्लाज्म होते हैं। डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करते हैं। एक्सोन सेल बॉडी से अन्य न्यूरॉन मांसपेशी तक पहुंचाना। एक्सोन टर्मिनल सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। मायलिन सीध क्या है? संकेतों की गति बढ़ाता है। नोड ऑफ रेनवियर तेजी से संकेत संचार में मदद करते हैं। बात करें संवेदी न्यूरॉन की तो संवेदी अंगों से मस्तिष्क मेरुरज्जु तक संकेतों को पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन क्या है? मस्तिष्क से मांसपेशियों या ग्रंथियों तक संकेत पहुंचाना। ईस्टर न्यूरॉन क्या है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाने वाले ये तंत्रिका तंत्र संवेदी और मोटर न्यूरॉन के बीच संकेतों को संसाधित करते हैं। बात करें विभिन्न बीमारियां जो न्यूरॉन से संबंधित हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित हैं। बीमारी, विवरण और कारण क्या है इसके बारे में जानते हैं। बात करें अल्जाइमर रोग की, इसमें क्या होता है? स्मृति लोप या फिर भ्रम उत्पन्न होता है। कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं का क्षय हो जाना जिसके कारण अल्जाइमर रोग हो जाता है। पार्किंसन रोग शरीर में कंपन, अकड़न और धीमी गति उत्पन्न करता है। डोपामिन बनाने वाली कोशिकाओं की कमी, जो खुशी बनाने वाली कोशिकाएं हैं डोपामिन बनाने वाली कोशिकाओं में कमी के कारण पार्किंसन रोग हो जाता है। बात करें एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी भी कहते हैं, असामान्य मस्तिष्क गतिविधि के कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क में अचानक जब विद्युत गड़बड़ी होती है तो एपिलेप्सी की शिकायत आती है। बात करें पैरालिसिस की तो पैरालिसिस शरीर के किसी भाग में मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देना, तो ये पैरालिसिस कहलाता है, जिसे लकवा के नाम से भी जाना जाता है। पैरालिसिस मस्तिष्क या मेरुरज्जु की क्षति होने पर पैरालिसिस होता है।
बात करें मेनिंजाइटिस की, तो मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की झिल्लियों में सूजन जब आ जाती है। बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, जिसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। बात करें स्ट्रोक, तो रक्त प्रवाह रुकने से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। मस्तिष्क की रक्त वाहिका में रुकावट या फिर रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है। बात करें इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम क्या है? तो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में जिसकी याददाश्त चली जाती है तो उसके सिर पर छोटे छोटे पॉइंट्स लगाए जाते हैं, नोट्स लगाए जाते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहा जाता है। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। दोस्तों, ये रही हमारी आज की नर्वस सिस्टम की पूरी क्लास। अभी तक जितने भी प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी हमने क्लियर किए हैं और नर्वस सिस्टम को हमने विस्तार से पढ़ा। अभी हाल ही में जिनका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है, उन सभी को ये क्लास ज़रूर भेज दीजिए। और यदि आपका पेपर है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।